ओके सो क्लास आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी की जियोग्राफी। एंड एज यू नो कि ये आपकी केवीएस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 6 की। ठीक है, सो मैं पहले कंटेंट बता देता हूँ आपको। ये है इसके सारे चैप्टर्स जिनको हम पहले से डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहला चैप्टर आपका सौर मंडल, आपको इसकी इंपॉर्टेंस तो पता ही होगी। ठीक है, इसमें सबसे पहला चैप्टर आपका सौर मंडल है, जिसमें हम लोग गैलेक्सी वगैरह के जितने भी जो टर्म्स होते हैं उनको देख लेंगे। उसके बाद हम लोग जियोग्राफी के ग्लोब और जो उसकी मोशंस होते हैं उसको पढ़ेंगे डिटेल में। मानचित्र पढ़ लेंगे, क्वेश्चन से बन सकते हैं मे बी। और पृथ्वी की जो परिमंडल है, जिसमें हम लोग जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और बायोस्फीयर को पढ़ेंगे। बायोस्फीयर मतलब जैव मंडल को पढ़ेंगे। ठीक है, और स्थल रूप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पृथ्वी के मंडलों को, उसी से कनेक्टेड हो जाएगा हमारा ये चैप्टर। तो ये जस्ट इसका एक एडवांस वर्जन हो जाएगा, तो ये हम लोग ये भी पढ़ना है। लास्ट में हम लोग हमारा भारत देख के वीडियो को टोटली फिनिश करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल से 6 चैप्टर है एंड इनकी लर्निंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जो पीडीएफ है इसकी, फ्री हैंड रिटन पीडीएफ जो है आपकी, वो इसका आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का ग्रुप सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो जो पहला आपका चैप्टर है, हम ये सब जानते हैं कि हमारे खगोलीय पिंड होते हैं वो क्या होते हैं, हमको ये बहुत अच्छे से पता है। नहीं पता तो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। खगोलीय पिंड वो होते हैं जिन्हें हम लोग सेलेस्टियल बॉडी इंग्लिश में बोलते हैं, जो अंतरिक्ष है हमारा, उसके अंदर जो भी है, ठीक है, चाहे वो चंद्रमा है, चाहे वो पृथ्वी है, चाहे वो तारे हैं, सूरज है, और जो भी हमारे क्षुद्र ग्रह बोले जाते हैं, ये सब कुछ हमारे खगोलीय पिंड बोले जाते हैं। ठीक है, और ये चमकते हैं। अब क्यों चमकते हैं? देखो, दो भी तरीके की दो चीज़ें आ जाती हैं। कुछ में अपना प्रकाश होता है, जैसे कि ये सन होता है, और कुछ किसी दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, जैसे कि ये मून वगैरह होता है। ठीक है, ग्रहों में और उपग्रहों में अपना खुद का प्रकाश तो होता नहीं है, तो वो सन के प्रकाश में चमकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कहा भी गया है, जो तारे होते हैं वो अपना प्रकाश ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा की वजह से अपना जो प्रकाश है वो उत्सर्जित करते हैं या फ्लो करते हैं। ठीक है, जिसमें कि जैसे कि आप जानते भी होंगे, सूर्य भी हमारा एक तरीके का तारा ही है। ठीक है, ये भी हमारा एक स्टार में ही आता है, छोटा सा स्टार माना गया। ठीक है, ओके। और जो ग्रह क्या होता है, ग्रह तारों से प्रकाश के चमकते हैं। ठीक है, जब सनलाइट ग्रहों पे पड़ती है तो वो ग्रह भी चमकते हैं। ये सब बेसिक बातें, इन पे हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, हम जानते हैं ये बात को। तो जो 8 ग्रह हैं टोटल, वो सब आपको पता भी होंगे कि जो स्टार्टिंग में हमारे ग्रह हैं, वो सबसे पहले मरकरी आता है, फिर हमारा वीनस आता है, फिर हमारी अर्थ आती है, उसके बाद हमारा मार्स आता है, फिर उसके बीच में ये वाली पट्टी है जिसको हम लोग क्षुद्र ग्रह पट्टी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से बीच में पट्टी है। उसके बाद में हमारे अदर प्लैनेट आते हैं, जिसमें हमारा जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यूरेनस और नेपच्यून आता है। ठीक है, उसके बाद के जो प्लैनेट है, जिसमें से एक और था प्लूटो, जिसको हटा दिया गया है क्योंकि वो ग्रहों की जो कंडीशन थी उसको फॉलो नहीं करता था। ठीक है, इसलिए उसको हटा दिया है। हालांकि उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसे ग्रह मानते हो नहीं मानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह वो होते हैं जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। उपग्रह बने कैसे? अगर हम थोड़ा सा इसका बैक पे जाते हैं, तो उपग्रह वो पार्ट होते हैं जो ग्रहों से टूट के बनते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ग्रह थे, ग्रह भी सूर्य का पार्ट थे। ऐसा समझ सकते हैं कि ये सन था पहले, तारा होता है, तारे से टूट के ग्रह बनते हैं। ठीक है, और ग्रहों से टूट के उपग्रह बनते हैं। हमको इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। ये हमारे सन स्टार्स होते हैं, ये हमारे स्टार होते हैं, इनसे हमारे जो है ग्रह बोलते हैं, जिनको हम लोग प्लैनेट्स बोलते हैं, प्लैनेट बनते हैं। और प्लैनेट से टूट के हमारे सैटेलाइट बनते हैं, जिनको हम लोग उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, मैं उपग्रह लिख देता हूँ, सैटेलाइट लिखूँगा, अभी लंबा सा स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक के बाद एक चीज़ें बनती जाती हैं। अच्छा, नक्षत्र मंडल क्या होता है? नक्षत्र मंडल, एक मिनट, ठीक है, ओके, थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, क्योंकि थिकनेस होगी तो पढ़ाने में थोड़ा सा ठीक रहता है। ठीक है, अब नक्षत्र मंडल क्या होता है? हम ये सब जानते हैं कि देखो, मान लो ये स्टार्स है। ठीक है, अभी ये स्टार्स इस तरीके से होता है। अभी इन स्टार्स को अगर मैं डॉट से मिलाऊँ, मैं किसी दूसरे कलर से मिलाता हूँ, थिकनेस थोड़ी और बढ़ा के मैं डॉट थोड़े बड़े, तो जैसे मान लो ये डॉट्स है। ठीक है, ये स्टार्स है बेटा। रियल लाइफ में तो स्टार्स वाइट कलर के चमकते हैं, बट मैं अभी समझा रहा हूँ तो बस समझने के लिए। ठीक है, तो ये स्टार्स होते हैं। अभी मैं इन स्टार्स को अगर कनेक्ट करता हूँ, तो इस तरीके से मैं अगर इन्हें कनेक्ट करूँ, तो आप देख सकते हो कि एक आकृति बन गई। ठीक है, ये जो आकृति होती है कुछ पतंग जैसी लग रही है ना, तो इन आकृतियों को हम नाम देते हैं नक्षत्र मंडल का। ठीक है, इन आकृतियों को हम नाम देते हैं नक्षत्र का। और जो ज्योतिष में भी इसी चीज़ों का यूज़ होता है, बट हम यहाँ पे ज्योतिष नहीं पढ़ रहे हैं, बट हमें ओवरऑल बस समझना है। ठीक है, तो नक्षत्र मंडल क्या होता है? जब तारे होते हैं, इन सबको जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो कुछ एक डिज़ाइन बनती है। ठीक है, जैसे हमारा अर्सा मेजर, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अर्सा मेजर, अर्सा मेजर दो होते हैं, अर्सा मेजर और माइनर। ऐसे हैं बहुत सारे, बट मैं एक सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये दो होते हैं। अर्सा मतलब भालू ऐसा होता है। ठीक है, तो अर्सा मेजर थोड़ा बड़ा होता है, मेजर मतलब बड़ा, और माइनर होता है एक अर्सा माइनर। ठीक है,
तो ये नक्षत्र मंडल होते हैं। अब ये होते हैं शुद्ध ग्रह, जो मैं आपको बता रहा था इतनी देर से। अब शुद्ध ग्रह क्या होते हैं, देखो शुद्ध ग्रह, ये पट्टियां आप देख रहे हो छोटी छोटी, ये शुद्ध ग्रह होती है। मैं इरेज करता हूँ तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। हाँ की जो पीडीएफ है वो तो आपको मिल ही जाएगी, रिटर्न वाली सारी, तो उसकी कोई टेंशन तो है नहीं, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे जो ये है, ये जो पट्टियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको, ये और अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो मैं इसको और अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये ग्रह है हमारे, ये हमारा मरकरी था, ठीक है, ये हमारा वीनस था, ये अर्थ थी, ये हमारा मार्स था, ठीक है। इसके बीच में जो ऐसे लाइन होती है, ये होती है हमारी शुद्ध ग्रह पट्टिका, इसको बोलते हैं शुद्ध ग्रह पट्टिका, ठीक है। इसमें सिर्फ ऐसे ऐसे पत्थर घूम रहे होते हैं ऐसे, ठीक है। तो इन पत्थरों में क्या होता है, तभी यही कारण है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अभी जुपिटर और सैटर्न पे बहुत ज़्यादा सैटेलाइट नहीं भेज पाए, रीज़न सबसे बड़ा यही है, ठीक है। बाकी इसको कैलकुलेट करके हम लोगों ने भेजे भी हैं, जिसमें वॉयेजर 1 गया था हमारा, बट उस पर हमें इतना डेप्थ नहीं जाना है। बट हाँ, बस हमें ये जानना है कि मंगल, बस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये बनता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये इतना हो गया ओवरऑल। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और देखते हैं कि इसी चैप्टर के पार्ट में क्या है, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक लगभग फिनिश होता है, यहाँ से हमें बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, बट हम ये समझ सकते हैं ग्रहों के बारे में हमें ये देख लेना है कि जो हमारा प्लूटो है उसके बारे में जानते हैं, जो था पहले था बट उसको हटा दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अर्थ की, और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ग्लोब, कि ये जो यहाँ पे चित्र बना है क्या होगा, ये अर्थ होगा या ग्लोब होगा, कमेंट में आपको बताना है। हालांकि आंसर तो मैं अभी पहले ही दे दूंगा, मैं ही दे दूंगा ठीक है। तो ये अर्थ नहीं है, ये ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब। अच्छा, ग्लोब और अर्थ में क्या डिफरेंस होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ग्लोब और अर्थ में बस एक फ़र्क ये होता है कि अर्थ हमारा एक एक्चुअली एग्जिस्टिंग बॉडी, बट उसकी स्टडी करने के लिए हम ग्लोब को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो अर्थ से हम लोग डिज़ाइन करते हैं ग्लोब को, ठीक, क्यों, क्योंकि किसी भी चीज़ की लोकेशन अगर हमें निकालनी है या किसी भी चीज़ का टाइम कैलकुलेट, ध्यान रखना दो चीज़ें, मैंने अक्षांश और देशांतर पे अभी बात नहीं शुरू करी है, मैं अभी जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि हमें ये समझना है, देखो किसी भी चीज़ में दो चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मतलब मुझे अर्थ में अगर दो चीज़ें देखनी है, एक तो हमें देखना है लोकेशन, ठीक है, लोकेशन मतलब स्थिति, मैं अभी हिंदी में भी लिख देता हूँ TION, ठीक है, लोकेशन मतलब स्थिति, किसी भी चीज़ की स्थिति, ठीक। बहुत ज़्यादा हिंदी में जाएंगे, CBSE के मतलब कॉमन सी बात है, KVS में आपको इंग्लिश का यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पर आया आपका टाइम, ठीक। अगर हमें अर्थ पे इन दो चीज़ों को कैलकुलेट, टाइम भी लिख देता हूँ, समय है ना, अगर इन दो चीज़ों को कैलकुलेट करना है तो हमें अक्षांश और देशांतर पढ़ना पड़ता है, ग्लोब के बारे में पढ़ना पड़ता है। ये ग्लोब, ये हमें ग्लोब से पता चलता है, अर्थ से नहीं पता चलता है बेटा, ग्लोब से पता चलता है, ठीक है। अब स्थिति कैसे कैलकुलेट की जाती है, जैसे मैं एक पहले हमारा गेम होता है, जैसे आप इस पेपर पे देखो ग्रिड बनी हुई है, ठीक है, इस तरीके से ग्रिड बनी हुई है, देख रहे हो, ठीक। अभी मैं आपसे पूछता हूँ ये वाला जो स्टार बना हुआ है, ये बताओ कौन सी ग्रिड में बना हुआ है, तो आप कैसे बताओगे। बट वहीं पर अगर इन ग्रिड्स का नाम दे दूँ, जैसे ये पहली ग्रिड हो गई, ये दूसरी ग्रिड हो गई, ग्रिड मतलब ये जो लाइनें खड़ी हुई हैं, ठीक है, 2 3 4, तो आप बता पाओगे कि इधर से दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में, और इधर से मैं नाम दे देता हूँ जैसे ABCDEFGH करके, तो G और H के बीच में, तो इधर से 2 और 3 और इधर से G और H के बीच में ये स्टार बना हुआ है, ठीक है, मतलब मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमें कैलकुलेट करना होता है किसी भी चीज़ की लोकेशन, कि जैसे मैं आपसे पूछता हूँ आपका घर कहाँ है, तो आप बताओगे कि मेरा घर भारत में है, तो आप किसी को ये थोड़ी ना बताते हो कि भारत में है या नहीं है, हालांकि बात आप सही बोल रहे हो कि आपका घर भारत में है, बट कोई पूछेगा तो आप थोड़ी ना बताओगे कि घर भारत में, फिर आप बताओगे भारत के अंदर जो आपका स्टेट होगा, लाइक कोई मिजोरम में होगा, कोई वेस्ट बंगाल में होगा, तो मैं वहाँ रहता हूँ, फिर उसके अंदर का जो आपका शहर है वो बताओगे, फिर जो मोहल्ला है आपका वो बताओगे। तो इस तरीके से चीज़ों में डेप्थ तक जाना है ना। तो ऐसे तो रहते तो हम सब लोग धरती पर हैं, ठीक है, बट किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, दोनों की जरूरत पड़ती है, सिर्फ अक्षांश से हम ये चीज़ नहीं समझ सकते, ठीक है। तो अक्षांश क्या होती है, लेटी हुई रेखाएं जो इस तरीके से चलती हैं, ये लेटी हुई रेखाएं बोली जाती है अक्षांश, ठीक है। अक्षांश को समझने का सबसे बड़ी तरीका होता है जो फिगर बना हुआ है, इसी से मैं तुम्हें समझा दूंगा। देखो ये जो डिग्री होती है ये होती है 0 डिग्री। अब रटने का क्या तरीका होता है, इसी को बोलते हैं इक्वेटर, इक्वेटर को ही हम लोग प्यार से बोलते हैं भूमध्य रेखा। नाम कैसे याद रखोगे, देखो ये पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी को बोलते हैं भू, और भू के बिल्कुल 0 डिग्री पे बीचों बीच देख नहीं रहे हो कि बीचों बीच से काट रही है ना, बीचों बीच से, तो इसी का नाम दे दिया जाता है भूमध्य रेखा। ये मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, भूमध्य रेखा। अगली बार से क्या होगा, जब मैं PDF वगैरह पढ़ाऊंगा तो स्लाइड्स खाली ऐड करूंगा जिसमें मैं आपको समझाता रहूंगा, ठीक है। ये भूमध्य रेखा होती है, जस्ट इसके ऊपर 23.5 पे और नीचे 23.5 पे दूसरी रेखाएं होती है, जिसमें ये वाली बोली जाती है कर्क रेखा। मैं रेखाएं इधर लिखता हूँ, ठीक है, मैं बीच में लिख देता हूँ, ये है कर्क रेखा, ठीक। ऊपर कर्क होती है और नीचे होती है मकर। आपको बात पता होनी चाहिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में देखो तो कर्क एक राशि होती है और मकर भी एक राशि होती है। मकर का लॉर्ड होता है शनि, खैर वो सब हमें नहीं जाना है, ठीक है। कर्क का लॉर्ड होता है चंद्रमा, खैर वो हमें नहीं देखना। ये हो जाते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा। ये 0 डिग्री पे हो जाती है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा,
ठीक, मैं इधर लिख रहा हूँ ताकि उधर का स्पेस बचे, क्योंकि उधर थ्योरी लिखी हुई है, मुझे पढ़ानी है। ठीक है, होप कि इतना मतलब डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट मैं जो कैलकुलेशन है वो वगैरह वो ज़्यादा देखनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। इसके ऊपर जो रेखाएं हैं उनका नाम नहीं होता, उनका सीधा सीधा हम लोग नाम दे देते हैं। ये 60 डिग्री पे 60 डिग्री, ठीक है, ये हमारी 60 डिग्री। ठीक है, बस हमें क्योंकि हमने नामकरण क्यों किया, इंग्लिश में भी मैं बता देता हूँ। इसको बोलते हैं कैंसर और इसको बोलते हैं कैप्रिकॉन। ठीक है, और भूमध्य को तो आप जानते ही हो, भूमध्य को बोलते हैं इक्वेटर। मैं इक्वेटर इक्यू लिखूंगा, बाकी इक्वेटर की स्पेलिंग ये लिखी हुई है। ठीक है, अब क्या होता है, ये हमारी 60 डिग्री है, ये हमारी ये भी 60 डिग्री है। अच्छा, अक्षांश का यूज दो तरीके से भी हम कर सकते हैं। किसी भी जगह की अगर आपको कहीं पे ऋतु भी देखनी है ना, कि कहीं पे मौसम कैसा है, मौसम नहीं बोलूंगा, कहीं का क्लाइमेट बोलूंगा, मौसम तो बहुत छोटी चीज हो गई। किसी भी जगह का क्लाइमेट भी अगर आपको देखना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लाइमेट। अगर आपको क्लाइमेट, अब क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट होती है जलवायु। अब किसी भी जगह की अगर आपको जलवायु भी देखनी है ना, तो उसके लिए भी हमें अक्षांश का ही यूज करना पड़ेगा। हालांकि मैं ये चीज है तो 6 की एनसीईआरटी, बट मैं थोड़ा डेप्थ में जा रहा हूँ। ठीक है, कि क्लाइमेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अक्षांश से कैलकुलेट करेंगे। अक्षांश कहाँ पे होती है, ये है। ठीक है, ये वाली जो अक्षांश है 0 डिग्री, पक्का पता है कि 0 डिग्री है। यहाँ पे सनलाइट सीधी होती है, तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वार्म। ठीक है, मैं बता देता हूँ गर्म है, यहाँ पे ये गर्म होगा। इसके ऊपर यहाँ तक मामला सब गर्म रहता है। ठीक है, इसके ऊपर जिसको बोलते हैं थोड़ा थोड़ा गर्म, थोड़ा थोड़ा ठंडा। हालांकि जब ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, अभी हम लोग के आगे और भी हैं, ये देखो दिए गए हैं, इक्वेटर है, शीतोष्ण और उष्ण। यही मैं तुम्हें बताने चाहता हूँ कि इतना जो एरिया है, ये वाला देखो, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ साथ साथ, देख रहे ना हाईलाइटर, ये रहा हाईलाइटर लेता हूँ ग्रीन कलर का, ग्रीन लेता हूँ, हाँ ठीक है। ठीक, ये जो ये वाला एरिया जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखो, वारे वाह, बड़ा गंदा हाईलाइट हो रहा है यार, किसी दूसरे कलर से करते हैं। ठीक है, लेट्स सी, येलो कर लेते हैं। ठीक है, ओके। ठीक, अभी जो ये वाला एरिया है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस तरीके से, ये वाला एरिया बोला जाता है उष्ण कटिबंध। ये लिखा भी हुआ है देखो, उष्ण कटिबंध। अब उष्ण कटिबंध क्यों बोलते हैं, मैंने आपको बताया, इस एरिया में सनलाइट सीधे पड़ती है, इतने एरिया में सनलाइट सीधे पड़ती है, कैंसर से लेकर के, सॉरी, कर्क से लेकर के मकर तक सीधे सनलाइट पड़ती है। अब जब जहाँ पे सीधे सनलाइट पड़ेगी, कॉमन सी बात है, वहाँ पे गर्मी थोड़ी ज्यादा होगी, है ना। और होप कि अब ये चीज़ें बहुत डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो लगभग तैयारी है। ठीक है, ये इतना एरिया, ये हमारा उष्ण कटिबंध में आता है। ठीक, इसके ऊपर वाला भाग, इसके ऊपर वाला बाद में पढ़ेंगे, उससे ऊपर वाला समझो, ये जो सबसे ऊपर वाला भाग है, ये आता है शीत में। शीत क्यों, सबसे ठंडा। भाई देखो, सनलाइट यहाँ पे सीधा पड़ रही है, ये देखो, तो जहाँ पे सीधा पड़ रही है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होगी, और जहाँ पे सीधा नहीं पड़ रही है वहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होगी। ये नीचे वाले जो पार्ट है, ये मैंने ब्लू कलर कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा कि दिख जाएगा सही से, इंडिगो है ये। ठीक, ये वाला पार्ट ठंडा ज़्यादा होगा, और ये वाला पार्ट उतना ही ठंडा ये भी होगा। ठीक है, जितना ये नॉर्थ पोल है, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव, और इसको बोलते हैं साउथ पोल, मतलब दक्षिणी ध्रुव। ये सब तो पता ही है। ठीक है, अब इसके बीच में जो पार्ट आता है, अब तुम खुद इमेजिन करो कि अगर ये सबसे ठंडा हो गया, ये सबसे गर्म हो गया, तो बीच में क्या बचेगा, ठंडा और गर्म का मिक्सचर। तो ठंडा और गर्म का मिक्सचर ही बनाता है शीतोष्ण। अब नाम जरा इसको बांटो, जरा इसको बांट के देखो, शीत, शीत प्लस उष्ण। ठीक, इंग्लिश में भी नाम अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, शीत क्या होता है, शीत मतलब ठंडा ठंडा, उष्ण, उष्ण मतलब गरम गरम, तो दोनों को मिला के बन गया शीतोष्ण। ठीक, अब उष्ण पे ध्यान रखना, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल। ठीक, शीतोष्ण को बोलते हैं टेम्परेट, 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 और इसको बोलते हैं फ्रिगिड, फ्रिगिड जोन। ठीक, मैंने इंग्लिश भी आपको बता दी, फ्रिगिड मतलब जमा हुआ, और सच में जमा हुआ है। भाई शीत कटिबंध में आप अंटार्कटिका में बैठो जाके, क्या होगा, बर्फ ही तो जमी है ना, जमीन भी नहीं दिखेगी, पेड़ नहीं दिखेंगे, मुश्किल से सिर्फ बर्फ है, तो सबसे ठंडे। अब इन पे बात कर लेते हैं इनके सनलाइट की। ठीक है, उष्ण कटिबंध में क्या होता है, कर्क और मकर रेखा के बीच में होता है सीधी किरणें, सर्वाधिक गर्मी। सीधी किरणें, ये ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से सीधा बन जाता है, स्टेटमेंट वाला। ठीक है, शीतोष्ण वाले तिरछी किरणें, तिरछी बता रहा हूँ। ध्रुवों के पास किरणें बहुत ही तिरछी, मतलब इतनी ज्यादा तिरछी कि यहाँ पे जो है मौसम ठंडा नहीं रहता। ठीक है, ओके, यह हो गया, समझ में आ गया कि अब अक्षांश से हमने क्या देख लिया, अक्षांश रेखाओं से हमने ये भी देख लिया कि किस तरीके से किसी भी जगह की क्लाइमेट पता की जा सकती है। ठीक है, ये पार्ट हो गया, क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है, और ग्लोब पे हमने अब लोकेशन भी देख ली। लोकेशन कैसे देखते हैं कि जैसे मैं अभी बता देता हूँ, इंडिया की लोकेशन क्या है आपको पता है, इंडिया की लोकेशन क्या है, इंडिया इस तरीके से है हमारा इंडिया। ठीक है, इस तरीके से इंडिया है। ठीक है, देखो आर्ट पे कोई कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा इंडिया है, तो इंडिया के ऊपर और यहाँ पे
यहाँ पे सब आप ही बताओगे, बट ये इन अक्षांश की जो कंडीशन है, जो डिग्री है, उससे हम किसी भी चीज की लोकेशन को नापते हैं। ठीक, अब आ जाता है देशांतर। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा इसी के खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं। अक्षांश कैसी होती है? लेटी हुई रेखाएं, मतलब जिनको बोलते हैं हॉरिजेंटल। मैं लिख देता हूँ हॉरिजेंटल, इंग्लिश वालों को भी दिक्कत ना हो ना, हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल। और ये वाली रेखाएं कैसी होती हैं? खड़ी खड़ी, जिनको बोलते हैं वर्टिकल। ठीक, वर्टिकल। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, अभी मतलब खड़ी खड़ी रेखा है, इनसे क्या करते हैं? इनसे हम लोग नापते हैं टाइम को। कैसे? देखो यहाँ पे एक चीज दी गई है, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री। आप ये पूछो क्या होता है, पूछो क्या होता है। जैसे इक्वेटर थी, इक्वेटर बिल्कुल बीच में थी, ठीक, ये देखो ये थी इक्वेटर, है ना? वैसे ही प्राइम मेरिडियन होती है। प्राइम मेरिडियन कहाँ पे होती है? अभी मैं दिखा देता हूँ, यहीं पे हाईलाइट कर देता हूँ ये ग्रीन कलर से। हाँ, अब देखना प्राइम मेरिडियन को ध्यान से समझना है। ये है प्राइम मेरिडियन, ये जो मैं हाईलाइट करके ला रहा हूँ ऊपर से ग्रीन ग्रीन, ये है प्राइम मेरिडियन। ठीक, प्राइम मेरिडियन का मतलब हो गया, हमने मान लिया, क्योंकि ये रेखाएं असलियत में तो पृथ्वी पे खींची नहीं है किसी ने, हमने मान लिया कि ग्लोब पे ये जो रेखा है ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, सॉरी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक, अब इसके इधर, मतलब इसके इधर आओगे तो जो भी रेखाएं होगी उनका डिग्री का नंबर बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा, इस तरीके से बढ़ेगा। लेकिन इसके इधर बढ़ेगा। अब देखो मैप देखा है आपने? देखो मैप देखो, ध्यान से देखो तो बहुत समझ जाए, कॉन्सेप्ट बहुत मस्त है। ये ऊपर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। तो इसके इधर जाओगे तो ये हो जाता है पूर्वी। पूर्वी मतलब ईस्ट, मैं ई लिख रहा हूँ, बाकी पूर्वी अब समझ लेना कि ईस्ट का मतलब पूरब, ठीक है, और वेस्ट का मतलब पश्चिम। ठीक, और इसके जब इधर जाओगे तो ये हो जाता है वेस्ट। ठीक, अब यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है बहुत प्यारा सा, कि जब भी हम इंडिया को लोकेशन को कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पर की जो लोकेशन होती है और यहाँ पर की जो लोकेशन होती है उसको हम लोग सीधा सीधा नाम देते हैं ईस्ट, मतलब पूर्वी देशांतर। इसको भी बोलते हैं पूर्वी देशांतर, हम कभी पश्चिमी देशांतर नहीं कहते। क्यों? रीजन समझ लो, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूँ कि ये तो रेखाएं हो गई, ठीक है, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल वाली हो गई, ये कैसी हो गई? अक्षांश। इसके इधर आओगे, जब इधर आओगे तो इंडिया तुम्हें यहाँ कहीं पे दिखाई देगा, ऐसे। ये है मान लो इंडिया की लोकेशन। तो ये ग्रीनविच मतलब इस 0 डिग्री रेखा की ये किधर है? इधर है, देखो इधर को है ना, तो इसलिए इसको पूर्वी बोलते हैं। पूर्वी, इतना पूर्वी तो मतलब, और ये जो ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, प्राइम मेरिडियन, ये जाती कहाँ से? बहुत जरूरी चीज है, ग्रीनविच। ग्रीनविच, ठीक, क्वेश्चन बनता है बेटा ग्रीनविच, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, ग्रीनविच से जाती है, ठीक है, यूरोप, ग्रीनविच। ठीक, अब यहां तक समझ में आया? किसी भी चीज की लोकेशन कैसे नापी जाती है समझ गए? ये देशांतर होते हैं, ये देशांतर होते हैं, ये अक्षांश होते हैं, ये अक्षांश होते हैं। ठीक, अब बात आती है समय की गणना। समय की गणना हम कैसे? मैंने आपको सबसे पहले बताया था ना, मैंने अब देखो 3 चीजें आपको बता ही दी। देखो मैंने आपको ये बता दिया कि क्लाइमेट कैसे नापा जाता है, डन। मैंने आपको ये बता दिया लोकेशन कैसे नापी जाती है। अब हम देखेंगे कि टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। टाइम कैलकुलेट करने के लिए ही बहुत जरूरी है, देखो हमारा टाइम बोला जाता है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। कैसे? ये देखो 1 डिग्री में, 1 डिग्री देशांतर की बात हो रही है बेटा, यहाँ पे अक्षांश की बात नहीं हो रही है, क्योंकि अक्षांश से टाइम नहीं नापा जाता। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट होते हैं। ठीक, मुझे 4 मिनट का मतलब समझ नहीं आया, अभी बताता हूँ भाई, देखो मैं हाईलाइट कर दूँ जरा इसको। 4 मिनट होते हैं, समझने की कोशिश करो, मैं कॉन्सेप्ट सही जगह पे समझा देता हूँ। यहीं पे, यहाँ पे, ये देखो इतनी सी जगह है, इतने में समझा देता हूँ। पीडीएफ वगैरह आपको सब मिल ही जाना है, साफ साफ पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे मैं खींच कर देता हूँ। ठीक, कि क्वेश्चन को समझो क्या है। मैंने तुमसे कहा कि टाइम को कैलकुलेट करने के लिए 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, मतलब ये है ग्रीनविच, ठीक है, ग्रीनविच। आप ग्रीनविच से 5 डिग्री आगे आ गए। ठीक, 1 डिग्री में कितना टाइम कैलकुलेट होता है? 4 मिनट। ये लिखा है ना, अभी पढ़ा है। तो 1 डिग्री में अगर 4 मिनट होता है तो 5 डिग्री में कितना हो जाएगा? 5 से 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 20 मिनट। बस ये मत पूछना कि मैंने ये मैथ कहाँ से करी। ठीक, 20 मिनट, ये मैथ सही से हो नहीं, 20 मिनट। तो 20 मिनट मतलब ये ग्रीनविच है, और ग्रीनविच से 5 डिग्री दूर अगर कोई देश होगा तो उसमें इस वक्त 20 मिनट का अंतर आ जाएगा। अगर यहाँ पे 12 बजा है, मान लो यहाँ पे 12 बजा है, तो यहाँ पे 12 से जो है 20 मिनट कम बजा होगा, 11:40 बजा होगा। समझ आई बात? बस यही बात है। अब यही कारण है कि हमारा जो इंडिया है उसकी जो घड़ी है वो 5.5 मिनट आगे है। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक सेकंड, एक चीज मैंने गड़बड़ कर दी, एक मिनट मैं सारे भटक गया। वेस्ट में जाएगा तो घटेगा, ईस्ट में जाएगा तो जुड़ेगा। सॉरी,
यहाँ पर जो टाइम होगा वो बेटा 12:20 होगा। ये मैं अभी देख रहा था, 1 मिनट, ये 12:20 होगा, ठीक है, 20 मिनट बढ़ जाएगा, सॉरी ईस्ट में जाएगा तो टाइम बढ़ जाएगा, ये दिमाग ना फिसल गया एकदम से, 12:20 हो जाएगा, ठीक। तो यही होता है, ठीक, यही छोटा सा पॉइंट है। अब सोचो ये छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, लेकिन ये याद नहीं रहता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना बेटा। अगर हमसे गलत हुआ है आपसे भी गलत हो सकता है, क्योंकि इंसानी हम भी है, इंसानी आप भी है ना। इसलिए तार आ रहा है, 1 मिनट, हाँ ठीक है। अब ये समझो, ये बात समझ गए ना, 5.5 घंटे आगे है क्या, इसीलिए हमारा जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है। अब आप बताओ, कमेंट करके बताना, मैंने सिर्फ अभी आपको 2 पीपीटी पढ़ाई है और आपको बताना है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं। खासकर ये वाला कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है ना, क्लियर। यहाँ पर आप समझ गए उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध क्या होता है। बीच बीच में इनके वृक्ष भी देख लेना, क्योंकि जो उष्ण कटिबंध में वृक्ष होंगे वो कांटेदार होंगे, ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया में कांटेदार वृक्ष होंगे, जो गर्मी बहुत ज्यादा होगी, बारिश भी बहुत ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि यहीं पे समुद्र होता है, ठीक है, धूप की सीधी किरणें पड़ती हैं, पानी वाष्प बनता है, तुरंत बादल बनते हैं, जैसे पानी उड़ा यहाँ पे बादल बने और तुरंत बारिश हो गई, ठीक, यही होता रहता है यहाँ पे, ठीक। बाकी जब हम लोग आगे के चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम लोग जियोग्राफी को बहुत डीपली पढ़ेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जैसे एसएससी वगैरह के लिए, तब हम देखेंगे कि इसको और डेप्थ में डिकोड करेंगे। लाइक यूपीएससी का भी लेवल में पढ़ा सकता हूँ, बट अभी यहाँ पे यूपीएससी का लेवल पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आज बात करते हैं घूर्णन। घूर्णन क्या होता है? घूर्णन मतलब हम सब लोग जानते हैं, फिजिक्स में हमने पढ़ रखा है कि घूर्णन मतलब होता है घूमना, जैसे लट्टू घूमता है वैसे ही घूर्णन का मतलब होता है घूमना, ठीक। और इसको अब डिनोट कैसे करेंगे हम एग्जाम में, ये तो कहेंगे नहीं भैया घूमना, घूमना 2 तरीके से होता है ना, कि अब अपने अक्ष पर घूमना। अब अक्ष क्या होता है? अक्ष होता है बेटा किसी भी चीज का, जैसे आपने एक आलू लिया और आलू में एक सलाई भूंक दी, सलाई भूंकी आपने कभी आलू में सलाई भूंक दिया, एक वो कॉन्सेप्ट चलता है आर्ट बना के एरो मार देना, ठीक है। तो जो एरो है ना बेटा, ये अक्ष हो गया, ये आलू था, आलू में हमने ये सलाई मारी, ये सलाई है, ये अक्ष है, इसको बोलते हैं अक्ष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिस, ठीक। अक्ष पे मैंने एक्सिस लिखा है, अक्ष यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। पर घूमना, तो 24 घंटे अपना घूर्णन करती है, 24 घंटे में अपना एक अक्ष पर घूम जाती है। मतलब एक बार ऐसे, मतलब ये धरती मैया है हमारी, एक अक्ष पे पूरा एक चक्कर लगा देती है 24 घंटे में, ठीक। इससे दिन और रात होते हैं, ध्यान से समझना बेटा, घूर्णन से दिन और रात होते हैं, घूर्णन से कभी ऋतुएं नहीं बदलती हैं, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, घूर्णन से सिर्फ दिन और रात होते हैं, ऋतुएं नहीं बदलती है, ठीक। और परिक्रमण, परिक्रमण होता है सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, इससे ऋतुएं बदलती हैं। ये क्या हो रहा है यार? ठीक, परिक्रमण, परिक्रमण से ऋतुएं बदलती हैं, ध्यान रखना बेटा मेरी बात, ठीक। और घूर्णन से क्या होता है ये हो रहा है, देखो घूर्णन से क्या होता है? घूर्णन से दिन और रात होते हैं, और परिक्रमण से क्या होता है? परिक्रमण से ऋतुएं बदलती हैं। बात आ गई समझ में, ठीक। सूर्य के चारों ओर घूमना, ठीक, 365 दिन और 6 घंटे, और यही 6 घंटे जब 4 साल तक चलता रहता है, यही अब सोचो ये 4 साल तक काम होता है, तो यही 6 घंटे जब 4 साल के लिए जाते हैं तो ये कितना बना देते हैं? 24 घंटे। तो यही 24 आवर जो है वो हमारा बन जाता है लीप ईयर, ठीक, लीप ईयर, ध्यान रखना जरूरी है, ठीक, लीप ईयर बोला जाता है इसको। इससे ऋतुएं बदलती है, ये बात मैं आपको बता दिया। ऋतुएं आपकी कितनी होती है? वसंत होती है, ठीक है, स्प्रिंग सीजन, ठीक है, बाकी जो ऑटोमन सीजन होता है, ये सारे जो सीजन होते हैं आपके, ठीक। एनांत और विषुव, ठीक है, एनांत और विषुव समझ लेते हैं। एनांत 2 होते हैं, हमारा उत्तरी अनांत और दक्षिणी अनांत, ठीक। और विषुव क्या होता है वो भी बता देता हूँ मैं। हमने अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था जिसमें हमने ये देखा था कि अर्थ पे 3 तरीके की लाइन हमने अभी अभी डिस्कस करी है। ऊपर ही बता देता हूँ मैं चित्र, ये बनी हुई है, देखो, एक बनी हुई है कर्क रेखा, एक बनी हुई है भूमध्य रेखा, और एक बनी हुई है मकर रेखा, क्लियर। अब ध्यान से देखो इस चीज को, कि मैं जो यहाँ पे अर्थ बनाऊंगा उस चीज को बस ध्यान से समझना। ये अर्थ है हमारी, ठीक है। इस अर्थ की 3 कंडीशन मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एक अर्थ यहाँ पर मान लो, एक अर्थ यहाँ पर मान लो, और एक अर्थ यहाँ पर मान लो, ठीक। क्या होगा जब यहाँ पर अर्थ होगी? ये हो गया इसका 0 डिग्री लाइन, ये हो गया इसका कर्क रेखा, ये हो गया इसका मकर रेखा। यहाँ पर जो लाइन है ये हो गया इसका 0 डिग्री लाइन, ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा, ये हो गया इसका 0 डिग्री लाइन, ये हो गया इसका कर्क रेखा, और ये हो गई इसकी मकर रेखा। सेम ये चीज में करेंगे, ये हो गई 0 डिग्री लाइन, ये हो गया कर्क रेखा, और ये हो गया मकर रेखा, ठीक। अयनांत का मतलब होता है जब सूर्य की किरणें या तो कर्क रेखा पर पड़े, देखो मैं लिख रहा हूं साफ, ठीक है, कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर, ठीक। इज इट क्लियर? या तो कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर, तो इसे बोलते हैं अयनांत। और विषुव होता है वो टाइम जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं
किस पर? भूमध्य रेखा पर, जिसको हम शाफ्ट में बोलते हैं 0 डिग्री। और इनका डिग्री क्या होता है? इनका डिग्री होता है 23.5 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर 0 डिग्री पे, ठीक, हालांकि ऐसा कहना यहाँ पर नहीं होगा, एक्चुअली में ये फिगर सही नहीं बना हुआ है, इसको मैं दिखा देता हूँ, मैं तुम्हें सही से बता देता हूँ एक ही बार में। यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर जो लाइट पड़ेगी वो सही से पड़ेगी यहाँ पे मकर रेखा पे, ठीक। और यहाँ पर जो लाइट पड़ेगी वो सही से पड़ेगी कर्क रेखा पे, ठीक। यहाँ पर जो लाइट पड़ेगी वो सीधे पड़ेगी 0 डिग्री पे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 डिग्री पे, और यहाँ पे 0 डिग्री पे। तो मतलब ये होता है विषुव, ये वाली कंडीशन हो गई विषुव की, ये वाली दोनों कंडीशन हो गई विषुव की। मैं लिख दूँ फिगर में, क्योंकि पीडीएफ आपको मिलेगी, आप पीडीएफ से रिवीजन करोगे। तो ये होता है विषुव में, ठीक, ये भी आपका होता है विषुव में। ये आपका अयनांत में, इसको बोलते हैं उत्तरीय अयनांत, क्योंकि जब कर्क रेखा में पड़ रहा है तो कर्क कहाँ पड़ता है? कर्क उत्तर में पड़ता है, तो इसको बोलते हैं उत्तरीय अयनांत। उत्तरी अयनांत आप यहाँ से ऐड कर लेना, ठीक है। और ये होता है आपका दक्षिणी। दक्षिणी क्यों? क्योंकि मकर रेखा में पड़ रहा है, दक्षिणी, तो दक्षिण में, ठीक। तो ये मकर रेखा पे और इसमें कर्क रेखा पे। अब होता क्या है इस वाले सीजन में, देखो ये कब होता है, तुम जरा दिमाग लगाओ, याद करने का तरीका समझो। कर्क रेखा पे जब सीधी रेखा पड़ेगी, और कर्क रेखा तो भारत से गुजरती है, तो कर्क रेखा पे सीधी लाइट तब पड़ेगी ना जब हम लोगों के यहाँ बड़ी खतरनाक गर्मी होगी। तो हम लोग के गर्मी कब होती है? तो ये टाइम होता है 21 जून का, ठीक, 21 जून का। याद करने का तरीका समझो कि कर्क रेखा में हमारे भारत से जाती है, और कर्क रेखा में जब सबसे ज्यादा गर्मी होगी तब ये लाइट यहाँ पे पड़ेगी, और कर्क रेखा में सबसे ज्यादा गर्मी तब होती है जब 21 जून को होती है, ठीक। कर्क रेखा पे सीधी किरणें पड़ती है 21 जून को, ये ध्यान रखना, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। दक्षिणी पे कब पड़ती है? दक्षिणी पे तब आती है जब ऑस्ट्रेलिया में बन रहा होता है क्रिसमस। तभी ये क्वेश्चन बहुत पहले फेमस चलता था कि ऑस्ट्रेलिया वाले क्रिसमस गर्मियों में बनाते हैं। वो गर्मियों में नहीं बनाते हैं, क्योंकि सनलाइट अगर मकर रेखा पे पड़ रही है इसका मतलब है मकर रेखा पे गर्मी होगी। तो मकर रेखा पे जो भी देश है इसी में आता है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में अपने आप गर्मी हो जाएगी। तो ये डेट होती है लगभग 25 दिसंबर की, ठीक ठीक। बाकी ये डेटें हमारी ये बोली जाती है 21 सितंबर की, 21 सितंबर की। ये वाली डेट हमारी लगभग 21 मार्च के पास होती है, ठीक, 21 मार्च। न इसमें ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। क्यों? क्योंकि लाइट तो भूमध्य रेखा पे पड़ रही है ना। भूमध्य रेखा पे जो देश होंगे वो उनको गर्मी ज़्यादा महसूस होगी। जैसे अफ्रीका के मोस्टली जो देश हैं, तभी वहाँ के लोग भी बहुत काले हैं, तो वो हर वक्त बेचारे गर्मी से परेशान रहते हैं, ठीक। बात आगे समझिए, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी था, ठीक है, हो गया क्लियर। अयनांत और विषुव भी समझ लिया हम लोग, ठीक है। टॉपिक अच्छा ही है, मैं स्टार बना देता हूँ, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं मानचित्र के। हमारे लगभग कितने चैप्टर हो गए आपको पता चला? मैं बता देता हूँ आपको। हमारे लगभग 2-3 चैप्टर हो चुके हैं ऊपर से, देखते हैं। देखो ये था हमारा सौरमंडल, सौरमंडल हमारा खत्म हो चुका है। ये थी हमारी ग्लोबल गतियाँ, ये भी खत्म हो चुका है। अब हम लोग मानचित्र पे आ गए, ठीक। मानचित्र जरा सा चैप्टर है। अच्छा, इस वाले चैप्टर पे कॉन्सेप्ट ज़्यादा थे, इसलिए इसको समझने में टाइम लगा। मानचित्र जरा सा चैप्टर है। मानचित्र के प्रकार देखो, 3 तरीके का मानचित्र होते हैं। एक होता है फिजिकल, भौतिक जिसे बोलते हैं, ठीक। अभी फिजिकल और भौतिक अभी मैं बताता हूँ अंतर क्या होता है, अभी एक बार में समझ जाओगे सारे कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत आसान है। एक होता है राजनीतिक, एक होता है थीमेटिक। थीमेटिक को अभी थोड़ी देर के साइड में रखो। जब भी हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल होते थे हम 2 तरीके के मैप लेके आते थे, ठीक है। जब भी हम लोग दुकान पे मैप लेने जाते थे तो दुकान वाला पूछता था कैसा चाहिए, फिजिकल चाहिए या पॉलिटिकल चाहिए। क्यों? फिजिकल जो होता है वो जो मैप होता है वो नॉर्मल सा मैप होता है, उसके बीच में स्टेट कटे हुए नहीं होते हैं। क्योंकि जो पॉलिटिकल मैप होता है उसके बीच में स्टेट कटे हुए होते हैं। फर्क आया समझ में? इसमें जो है राज्य कटे हुए होते हैं, राज्य के बीच में उत्तर प्रदेश का भी नक्शा दिया गया होगा, इसमें राज्य अलग दिए होते हैं, और इसमें हमारे राज्य नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये भौतिक है। भौतिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं? भौतिक में हम लोग निकालते हैं क्या क्या है, मैं बता देता हूँ यहीं पे, क्योंकि नीचे साइड इसका नोट्स में नहीं है कुछ, ठीक है। भौतिक में अब जैसे किसी भी एरिया का नदी पहाड़ झरने देखने हैं, तो नदी पहाड़ झरने आपको देखने हैं, तो ये कैसी चीज़ हो गई? ये भौतिक चीज़ें हो गई। तो ये जो भौतिक चीज़ें हैं इनको हम लोग पढ़ते हैं भौतिक से। भौतिक के अंदर हम लोग देख लेते हैं नदी पहाड़, नदियाँ, जैसे दिया नदी पहाड़ झरने, ये सब हम लोग देखते हैं भौतिक से। राजनीतिक से हम लोग नदी पहाड़ झरने नहीं देखते हैं, राजनीतिक से हम लोग देखते हैं देश देखते हैं, देश की देखते हैं, देश की राजधानियाँ देखते हैं, ठीक है। कौन सा देश है, कौन सी देश की राजधानियाँ हैं, राज्य है, स्टेट है, ठीक है, कौन कौन से स्टेट है वहाँ पे, ठीक। तो ये पॉलिटिकल होते हैं। 2 तरीके के मैप होते हैं, एक फिजिकल होता है, एक पॉलिटिकल होता है। फिजिकल का हम लोग जियोग्राफी यूज में पढ़ते हैं कि अगर कहीं की जलवायु देखनी है, जैसे भारत की जलवायु देखनी है कि कहाँ पे गर्म है कहाँ पे ठंडा है, तो वो हम भौतिक से देखेंगे, वो हम पॉलिटिक्स से नहीं देखेंगे। बट अगर हमें कहीं पे देखना है कि कितने एरिया जो है जनसंख्या से ग्रसित है जनसंख्या से ग्रसित बता रहा हूँ, कितना एरिया है जहाँ भूखमरी फैली हुई है, तो वो हम पॉलिटिक्स में देखेंगे, मतलब पॉलिटिकल मैप में देखेंगे, ठीक है। बात आगे समझ में?
कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम पॉलिटिक मैप में ही देख सकते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोग भौतिक मैप में देखते हैं, ठीक। अब थीमेटिक मैप ऐसा मैप होता है जिसको आप खुद डिज़ाइन करते हो। जैसे आपने अपना घर लिया, ये आपका होम है, और अपने होम से अपने स्कूल तक का आपने मैप बना डाला, ये आपका थीमेटिक मैप हो गया। बीच में आपने बना दिया, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पे नुमाइश लगी हुई है, यहाँ पे नदियाँ हैं, नदी, पहाड़, झरने, जो भी आप बनाना चाहते हो, ये आपका थीमेटिक मैप होता है, ठीक। भौतिक मैप वो होता है जिसमें हम लोग भौतिक चीज़ें देखते हैं, जियोग्राफी से रिलेटेड। पॉलिटिकल मैप वो होता है, हालांकि इसमें भी जियोग्राफी की जैसे जनसंख्या वाला जो मैप होता है वो सब पॉलिटिक्स ही होता है, ठीक। बट हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमें इसमें देश, राज्य, कैपिटल, ठीक है, राजधानियाँ, ये सब हम राजनीतिक में देखते हैं। थीमेटिक में क्या होता है, थीमेटिक में हम अपने हिसाब से कोई भी थीम बना लेते हैं, ठीक। अब मैप के 3 प्रमुख घटक होते हैं, बहुत ध्यान से समझना। पहली चीज़ तो दूरी, ठीक, दूरी, पैमाने का उपयोग। यहाँ पे जो पैमाना दे रखा है ना, इस शब्द को बहुत ध्यान से समझना। पैमाना जिस बंदे ने पढ़ रखा होगा कार्टोलॉजी को, वो बताता है कि पैमाना क्या होता है, पैमाना असलियत में कैसे यूज़ किया जाता है। ज़मीन पे मान लो, अब पृथ्वी बनाने के लिए में पृथ्वी जितने बड़े कागज़ की जरूरत नहीं पड़ती है, पृथ्वी बनाने के लिए में छोटे से कागज़ की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का हमने पैमाना ले लिया कि मान लेते हैं जैसे ये जो इसमें ग्रिड बनी हुई है, ये मैं मान लेता हूँ कि ये 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और असलियत में मैं मान लेता हूँ ये 1 मीटर का, मतलब इतनी बड़ी दूरी है असलियत में, और इसको मैं मान लेता हूँ कि ये छोटी सी दूरी है, ठीक। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये 1 खाने के बराबर है, तो ये लो 1 खाने के बराबर मैंने इतनी बड़ी दूरी को इतने बड़े खाने में ऐड कर दिया। बस ये होता है पैमाना, ठीक। पैमाना मतलब माना, क्या माना, बड़ी चीज़ को छोटा माना या छोटी चीज़ को बड़ा माना, ठीक। पैमाने के, अब वो अगर मैं कार्टोग्राफी पढ़ाऊंगा तो बहुत डेप्थ में चला जाऊंगा, बस पैमाना इतना ही समझ लो कि किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा करके अपने मैप पे उतारने की जो प्रक्रिया होती है उसे पैमाना बोलते हैं, ठीक। अब बात आ जाती है दिशा। पैमाना समझ में आ गई, दिशा भी बता देता हूँ मैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये तो आप जानते ही होंगे कि नॉर्थ में यहाँ पे ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, हिंदी में लिख देते हैं ये उत्तर होता है, ये उत्तर होता है, ठीक है। अब हिंदी में लिखूँ मैं बैठ के उत्तर, ठीक। नीचे ये साउथ हमारा पश्चिम होता है, पश्चिम, उत्तर पश्चिम, और ये पूरब होता है, पूरब, सॉरी ये मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी पश्चिम लिख दिया, सॉरी ये हमारा दक्षिण होता है भाई, इंग्लिश में, बल्कि इंग्लिश में सही लिखा है साउथ, ठीक, ये दक्षिण होता है। लोकल एरिया में इसको दक्षिण बोलते हैं, ठीक है, दक्षिण। ये हमारा पूर्व होता है, उसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं, और ये हमारा पश्चिम होता है, ये तो लिखा ही हुआ है, ठीक है, पश्चिम होता है जिसको हम लोग वेस्ट बोलते हैं। ये अभी मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया भी था, ठीक है। अब ये प्रतीक, दिशा और दूरी हो गई, अब ये आता है प्रतीक, कम जगह में सटीक जानकारी। जैसे उदाहरण के लिए ये गेट बना दिया हमने, ठीक है, भारत, ये तो भारत नहीं, ये कुछ और लिख किया, ठीक है, ये कुछ और, ठीक है। उदाहरण के लिए हमने कोई प्रतीक बना दिया, ऐसे कुछ, जैसे मंदिर होता है, मंदिर के लिए हमने एक ऐसा प्रतीक बना दिया कि देखो ये है, और इस मैप में इसका मतलब है मंदिर। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे जैसे पेड़ बने हुए हैं, तो इस पेड़ का मतलब है यहाँ पे कम पेड़ है, और इस वाले पेड़ का मतलब है कि यहाँ पे जंगल है, बात है समझ में। जैसे ये इसका मतलब है यहाँ पे झरना है, या सॉरी यहाँ पे पहाड़ से झरना गिरेगा और यहाँ पे ये झील है, बट इसका मतलब है कि ये एरिया बाहर है, ये समुद्र है, ठीक। ये होते हैं, ये कुंजी दी गई है, जैसे पेड़, पटरी, ये पटरी है, ठीक है, ये पटरी बनी है, ये पटरी है, ठीक है, और ये हमारा गेट वगैरह, ये प्रतीक हम बना देते हैं, ठीक। तो मानचित्र का इतना सा पार्ट है, ठीक है, बट है इंपॉर्टेंट। ये क्या हो रहा है, चलो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए। यहाँ पर हमारा मैप वाला जो चैप्टर है ये भी हमारा खत्म हो चुका है, डन, ठीक। 3 चैप्टर हमारे खत्म हो चुके हैं, अभी मजा आ रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो चैप्टर है इसको देख लेते हैं, एक मिनट। अब ये चैप्टर है मंडल, ठीक है, कि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर कुछ पार्ट है, ठीक। और ये पार्ट हमारा इकोलॉजी से भी उतना ही ऐड होता है। इकोलॉजी के लिए मैं बता दूं आपका EVS, ठीक है, इन्वायरमेंट से उतना ही ऐड होता है, ठीक। अब क्या होता है, ये हमारी अर्थ है, टोटल अर्थ। हमारे अर्थ पे सिर्फ अगर भौतिक घटकों की बात की जाए तो 3 है। पहला है भूमंडल, ये रहा, दूसरा है जलमंडल, और तीसरा है वायुमंडल। कहाँ गया, जयमंडल पे अभी फोकस नहीं करेंगे, पहले इन 3 के बारे में समझते हैं। भूमंडल वो भाग होता है जिस पे हम लोग रहते हैं, जितने भी देश हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी आइलैंड है, ये सब हमारे इसमें आते हैं, ठीक। ये सब हमारे भूमंडल है जिन पे हम लोग रहते हैं। सिंपल वर्ड हम याद रखेंगे, रहते हैं, ठीक। इंग्लिश में लिखो तो लिव ऑन इट, ठीक। जलमंडल क्या होता है, जलमंडल है महासागर, जितना भी समुद्र से घिरा भाग है, नदियों से घिरा भाग है, ठीक, ये सब हमारा जलमंडल है।
75% है लगभग हमारी पृथ्वी का, उसको बोलते हैं 3/4। ठीक, दैट्स वाई अगर आप अंतरिक्ष में जाकर के पृथ्वी को देखो, पृथ्वी आपको नीली दिखाई देगी। ठीक, नीला ग्रह बोला जाएगा। क्लियर? जो जलमंडल हो गया 75 है, 15 आने के लिए। ठीक है, 75%। तो ये जलमंडल हो गया। ये है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल आप जानते हो जो देखा, जैसे बोल रहे हवा देखी नहीं जाती, हवा महसूस की जाती है। तो वायुमंडल वैसे ही है जिसमें हमारी गैसेज हैं और वायुमंडल बटा हुआ है क्षोभ, समताप, मध्य आयन, बहिर, जिसको हम लोग आगे की जब क्लास 7 की डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर मैं बताऊंगा वायुमंडल के जो पार्ट है, क्षोभ, समताप, मध्य आयन, बहिर। भूमंडल के पार्ट बताऊंगा कि कौन कौन से देश है, कौन कौन से महासागर है, कौन कौन से वो है। इसमें भी हम महासागरों को पढ़ेंगे, ये 7 में पढ़ेंगे। तो भूमंडल वायुमंडल हो गया। ठीक, अब वायुमंडल, ठीक है, इसमें 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को हम लोग किससे शो करते हैं? N2 से। और 21% ऑक्सीजन है। ठीक, O2। तीसरे नंबर पे कौन सी गैस है? तीसरे नंबर पे अगर मैं किसी से पूछूंगा वो बता देगा CO2, बट CO2 नहीं है। तीसरे नंबर पे है आर्गन। अगली क्लास में इसका जो पहले तो आपका ब्लड बताना, वरना मैं अगली क्लास में इसका जो आर्गन का जो सही कंपोजिशन है वो मैं आपको बता दूंगा। फिर लास्ट नंबर पे आती है CO2। CO2 का पॉइंट सब लोग जानते हैं 0.002। ठीक, तो ये हमारे 3 मंडल हो जाते हैं पृथ्वी के, जिन्हें हम लोग स्फीयर नाम से बोलते हैं। बायो सॉरी इसको बोलते हैं हमारा लिथोस्फीयर, इसको बोलते हैं हमारा वाटर को क्या बोलते हैं? तो वाटर को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। एक मिनट यार, लिथो क्या बोलते हैं यार, हम भूल गए। चलो याद आएगा तो लिखते हैं। ठीक है, और ये तो हमारा एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, ये बाकी जो जीव मंडल होता है। अब ये कंडीशन यहाँ पे बनती है कि जहाँ पे लिथोस्फीयर और ये हमारा सॉरी भूमंडल, जलमंडल और ये वायुमंडल मिलता है, जहाँ पे ये एरिया, हाँ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो भूल आता है मैं, क्योंकि लिथो से मतलब भू मतलब लिथो हो जाता है, हाइड्रो क्योंकि जल 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 मतलब हाइड्रो। हाइड्रो तो केमिस्ट्री में फर्क होता है, हाइड्रो से बनता है पानी, जल रहा होता है। ठीक है, तो जो बीच का जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब ये जीव मंडल होता है। ठीक, बायोस्फीयर से बोलते हैं। ओके, जीव मंडल क्या होता है? यहाँ पे जीव सस्टेन कर सकता है। जीव सस्टेन कर सकता है मतलब यहाँ पे जिंदा रहता है, यहाँ पे रहता है, सर्वाइव करना जिसे बोलते हैं। ठीक, लेकिन उसके लिए 3 कंडीशन है कि तुम्हारा लिथोस्फीयर मतलब ये भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल होना चाहिए। नहीं है तो जैव मंडल भी नहीं होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी एक हटा लिया जाए तो जीव मंडल, जैव मंडल नहीं होगा। ठीक है, तीनों की ये कंडीशन होती है। ठीक, बाकी आगे की क्लास में एनसीईआरटी में हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि भूमंडल के जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, जलमंडल के जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे और वायुमंडल के जो पार्ट है वो भी डिस्कस करेंगे। जीव मंडल जहाँ पर तीनों मिलते हैं और जहाँ पे जीवन संभव है तो उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, विश्व का मानचित्र, महाद्वीप और महासागर, मैंने कहा आ गया। लो ठीक है, विश्व का मानचित्र। अब यहाँ पर जो लिथोस्फीयर है जिसको हम लोग अभी बोल रहे थे ना भूमंडल, अब भूमंडल को थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है, इस एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो यह है भूमंडल। भूमंडल, ठीक है, जितने भी आप कंट्रीज देख रहे हो पूरा ये वर्ल्ड मैप है, ये पूरा पार्ट है भूमंडल। ठीक, रटने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे याद हो जाते हैं। 7 महाद्वीप आपको याद करने एक ही बार में याद हो जाते हैं, इसमें कोई ट्रिक बनाने की कोई उसकी जरूरत नहीं है। कैसे? ये देखो नॉर्थ अमेरिका हो गया। ठीक, ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया। ठीक है, अमेरिका का पहला पार्ट, अमेरिका का दूसरा पार्ट। ठीक है, तीसरा ये अफ्रीका हो गया, ये सबसे बड़ा देश माना जाता है। देश क्या होता है? सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। ठीक, ये यूरोप हो गया, बहुत से देशों के संग है जिसमें जर्मनी, फ्रांस, सब कुछ इसी में आता है। ठीक है, 1 2 3 4 ये हो गए। 5वां ये एशिया हो गया, इसी एशिया में भारत आता है यहाँ पे। ठीक है, ये 5 हो गए। 6ठे नंबर पे ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अब वो जो 7वां का है, 7वां ये बैठा है अंटार्कटिका। ठीक, 7वां अंटार्कटिका। बस ये है हमारे क्या महाद्वीप। ठीक, नॉर्थ अमेरिका, इसको तो हाईलाइट करके फायदा नहीं है। यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और ये हमारा अंटार्कटिका, ये हमारे हैं 7 महाद्वीप। ठीक, सबसे बड़ा और सबसे छोटा हमें पता है कौन सा है, आपको पता है सबसे बड़ा एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ये है, अंटार्कटिका नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका का अगर साइज देखोगे तो काफ़ी बड़ा है अंटार्कटिका, क्योंकि गोल है ना वो, इसलिए। ठीक, साथ में हमारे 5 महासागर हैं, वो भी एक ही बार में याद कर लो, पास में ही है। इनका शेप बाकायदा याद कर सकते हो आप। देखो ये बीच में जो एस शेप में है यही हो रहा है, इसमें ये दिक्कत हो रही है। ये जो ये है, ये हमारा जो एस शेप में है इस तरीके से, ये है हमारा अटलांटिक ओशियन। ठीक, इसका जो शेप है वो कैसा है? एस टाइप में। देखो एस, देख रहे हो एस है, तो ये एस शेप में है अटलांटिक ओशियन। इसको अटलांटिक महासागर भी बोलते हैं। इसकी अटलांटिक की कोई हिंदी नहीं होती। ठीक है,
दूसरा है ये पैसिफिक, पैसिफिक मतलब प्रशांत, प्रशांत, ठीक, मेरा दोस्त भी है प्रशांत, आप लोगों का भी बेबी हुआ प्रशांत, प्रशांत मतलब बड़ा, सबसे बड़ा। तो प्रशांत महासागर यहाँ से शुरू होता है ऐसे, ठीक, और यहाँ पे ऐसे आके खत्म होता है, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है ना, तो ये वाला पार्ट इधर टच होता है आके, है ना, और ये वाला पार्ट इधर टच होता है आके, ठीक। तो ये प्रशांत हो गया। प्रशांत कैसा होता है? प्रशांत गोल है, ध्यान रखना ये गोल है, मैं चित्र बना रहा हूँ सबके गोल, ये एस शेप में है, ठीक। फिर ये हमारा प्यारा इंडियन ओशियन, सोचो कितना प्यारा ओशियन है, जिसका एकमात्र ओशियन है जिसका नाम रखा गया है हम लोग के देश पे, ठीक है, इंडियन ओशियन। ये इसका कोई शेप स्पेसिफिक डिफाइन नहीं है, लेकिन हाँ इंडियन ओशियन है। और इंडियन ओशियन के ही दो पार्ट हो जाते हैं, यहाँ पर आता है अरब सागर और यहाँ पर आता है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया बंगाल की खाड़ी, ठीक। अब इतना क्लियर हुआ, तीन ओशियन आपको दिख गए। अब आगे की बात करते हैं, एक और महासागर देख लो ओशियन, ये रहा आर्कटिक, ये ऊपर है, ठीक, आर्कटिक। ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड है, इसके पास में है आर्कटिक, ठीक। नीचे वाला इसको बोला जाता है साउदर्न दक्षिणी महासागर, साउदर्न ओशियन, ओशियन नहीं लिखा हुआ है पीडीएफ में, साउदर्न ओशियन, ठीक, साउदर्न ओशियन, ये बड़ा सा है, ठीक है। नीचे ये इधर साइड को है और ये ऊपर को है। देखो मैंने जो महासागर थे उनके बाकायदा ऐसे बना दिए, ठीक है। ये हमारा अटलांटिक ओशियन है, मैंने मैप में ही जो है विजिट कर दिया ताकि आपको मैप समझ में आ जाए। अब क्योंकि मैप से जल्दी याद होता है, मतलब आपको ये समझने की जरूरत होगी कि मैप से चीज़ें याद रहती हैं, रटने से नहीं याद होंगी। अब यहाँ पर समझ लो, साउथ अफ्रीका के साथ हमारी भामी संधि हुई है, ये स्थल संधि है पनामा, पनामा यहाँ पर है, ये स्थल संधि, यहाँ पर एक देश भी है पनामा, ठीक, यहाँ पे भामी संधि है, ठीक। जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, इसको बोलते हैं पाक जल संधि। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, पाक जल संधि, और पता नहीं चलता है कि यहाँ पे पाक की जल संधि और मन्नार की खाड़ी, साथ में ध्यान रखना मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लो, ये हमारा, क्योंकि सिक्स के इन्होंने ऐसा किया है, सिक्स के एनसीईआरटी में भूमंडल को बताया है, सेवन्थ के एनसीईआरटी में शायद एटमॉस्फेयर को बताया है, और एट्थ के एनसीईआरटी में जल वाले उसको पार्ट को सारा इन्होंने डिस्कस किया है। तो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे, ठीक। अब यहाँ पे बचा ये, बस ये देख लो, तुम्हारा जो दिमाग वाला पोर्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही थी, वो लगभग खत्म हो जाएगा। यही है हमारा भूमंडल, ठीक। भूमंडल के अंदर कौन कौन से पार्ट है समझ लो। ये पर्वत है, हम सब लोग जानते हैं कि पर्वत ऊपर से नुकीला होता है, पठार ऊपर से सपाट होता है, सपाट मतलब मेज ऐसा होता है, पठार पे कुछ रख सकते हो, ठीक। ये हमारा पर्वत है। पर्वत कैसे होते हैं? वलित होते हैं, भ्रंशोत्थ होते हैं, ठीक है, और बाकी इन पे ग्लेशियर पाए जाते हैं, और ज्वालामुखी होते हैं। अब समझ लो इन तीनों का अर्थ मैं बता देता हूँ। देखो वलित पर्वत कौन सा पर्वत होता है? वलित पर्वत वो पर्वत होता है जब दो प्लेटें, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जिसने पढ़ी हो कमेंट में जरूर बताना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो बताना, मैं आगे पढ़ाऊंगा। वलित पर्वत क्या होता है? वलित पर्वत क्या होता है? जो दो जिसको बोलते हैं भू विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को, कि हमारी जो ये प्लेट है, ये देखो ये प्लेट होती है, ठीक। मान लो ऐसी ही दो प्लेटें मैंने उठा ली, एक प्लेट ऐसी थी ये, ठीक, मैं ड्राइंग के मामले में अच्छा हूँ, ठीक है। ये है हमारी प्लेट, ठीक। जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं तो ये टेढ़ी हो जाती है, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ जाती है, एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ जाती है। साथ साथ फिगर बना लिया करो, फिगर बनाने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। मैं पहले फिगर नहीं बनाता था, पर फिगर बना के मुझे चीज़ें ज़्यादा याद हुई। तो ये जो ये ऊपर उठा हुआ पार्ट है, ये हमारा बन जाता है पर्वत, ठीक। इसी तरीके से अब सोचो वलित में क्या था? हिमालय, इसी तरीके से हिमालय बना है हमारा, ठीक है, ठीक। फिर आता है भ्रंशोत्थ। भ्रंशोत्थ क्या होता है? जमीन थी, जैसे ये समझ लो ये है, ठीक है, जमीन थी, मान लो इसी पे मैं आगे डिस्कस करता हूँ। भ्रंशोत्थ मतलब क्या होता है, यहीं पे बताता हूँ, रुको, ये रहा, ठीक। भ्रंशोत्थ मतलब क्या होता है? भ्रंशोत्थ मतलब होता है कि हमारा छोटा सा आइलैंड था, ये था, सॉरी आइलैंड बता रहा हूँ, ये जमीन थी, ठीक, इतनी लंबी जमीन थी, इस पर ये बड़े से पत्थर थे, एक पत्थर नीचे धस गया, ये नीचे धसा हुआ है, और एक ऊपर उठ गया, एक नीचे धस गया, एक ऊपर उठ गया, एक नीचे धस गया, एक ऊपर उठ गया। तो जो ये है, ये बोले जाते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत। देखो मैं फिगर साथ ही साथ बना दे रहा हूँ, ठीक। फिर बोले जाते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी आप सिंपल सी बात जानते हो, जहाँ पे लावा निकला, ज्वालामुखी फटी है, वो ज्वालामुखी बनी की बनी रह गई, उसमें कुछ दिक्कत नहीं हुई, तो वो कुछ इस तरीके से ये हमारा ज्वालामुखी पर्वत हो जाता है, ठीक। मैंने फिगर छोटे छोटे आपको एनोटेट कर दिया। ग्लेशियर, इन पे ग्लेशियर पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि इतने ऊंचे ही हो जाते हैं कि ऊपर जाने पर टेम्परेचर गिर जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? ग्लेशियर। फिर यही ग्लेशियर पिघलते हैं, यही ग्लेशियर पिघलते हैं और बनाते हैं नदियाँ, और यही नदियाँ आती हैं हमारे मैदानों से होती हुई जाकर के गिरती हैं और बनाती हैं क्या? डेल्टा। यह है डेल्टा। डेल्टा डेल्टा पढ़ेंगे आगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। अब पठार क्या होता है? पठार क्या होता है? पठार होता है उठा हुआ, मेज के समान उठा हुआ, ठीक। और इन्होंने कहा है खनिजों से भरपूर, ठीक। खनिज पठार में सबसे ज़्यादा होते हैं,
ये बात मानी जाती है दक्कन का पठार, क्योंकि दक्कन का पठार का निर्माण भी तो ऐसे हुआ है, लावा जमता गया जमता गया जमता गया जमता गया तो बस पठार बन गया, और उसके अंदर बढ़िया लावा जमा था, तो लावा के अंदर सोना चांदी हीरा हीरा नहीं बोलेगा, सोना चांदी और जो मेटल्स होती है वो सब पाई जाती है। दक्कन का पठार है कहाँ पे भारत में, बताना जरा। और दक्कन के पठार ये भी बताना कि दक्कन के पठार में कौन सी खेती करी जाती है, कौन सा फसल उगाई जाती है, और ये भी बताना कि रेशमी फसल है या फिर वो जो है खाद्यान्न फसल है, कपास उगाई जाती है, जूट उगाई जाती है, गेहूँ उगाए जाते हैं, कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। और ये खनिजों से भरपूर होते हैं, ठीक है, तो समझिएगा खनिजों से भरपूर होते हैं। और दक्कन के पठार में जो मृदा पाई जाती है वो कौन सी होती है, ये भी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और उस मृदा को एक और नाम होता है रेगुर जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब ये सब मैं डिस्कस करता बहुत बैठ के, लेकिन ये सब क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो इतना डेप्थ में जाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैदान क्या होता है, मैदान है नॉर्मल सी चीज़ जहाँ पे नदियाँ बह के आती हैं, समतल और उपजाऊ भूमि। अच्छा अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उपजाऊ क्यों है, उपजाऊ क्यों है, मतलब सीधी सी बात है, नदियाँ बह के आ रही हैं, पानी आ रहा है, ठंडा 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 आ रहा है, ठंडा ही आ रहा है, ग्लेशियर से ठंडा पानी आ रहा है, ठीक। ये ठंडा पानी है, ये ठंडा पानी यहाँ पर आएगा, ये आसपास की चीज़ों को कैसा कर देगा, आसपास की चीज़ों को हाइड्रेट कर देगा। हाइड्रेट मतलब पानी की तो कमी नहीं है यहाँ पे, तो पानी की जब कमी नहीं है तो बढ़िया क्या होगा, वहाँ पे तुम अपनी उपजाऊ भूमि लगाओ, पेड़ उगाओ, जंगल उगाओ, मलिहाबाद के जो है बढ़िया आम उगाओ, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो नदियों द्वारा निर्मित होते हैं ये मैदान नदियों द्वारा निर्मित होते हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखना। ये जो दक्कन का है कि पठार है, दक्कन का मैदान नहीं है, दक्कन का पठार है, और नदियों द्वारा निर्मित जो है ये मैदान है, ठीक। और इन्होंने कहा है निर्मित, और सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या इस पे रहती है। भाई तुम एक दिमाग लगाओ, जहाँ पे भूमि उपजाऊ है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम लोग भी मोस्टली बिहार और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे मैदान पाए जाते हैं भाई, मैदान पाए जाते हैं, नदियाँ आ रही हैं, बढ़िया उपजाऊ है, बढ़िया खाना खाओ, सारे गेहूँ चावल जौ मक्का जो उगाना है उगाओ। क्यों उगा रहे हो, क्योंकि उपजाऊ भूमि है, नदियाँ है, और यहीं पे इसलिए जनसंख्या है, ठीक है। यही कारण है कि दक्कन के पठार में लोग, सच में मध्य प्रदेश में पानी की किल्लत है, पानी की कमी है, लेकिन अब तो खैर व्यवस्था अच्छी है, लेकिन दिक्कतें हैं वहाँ, उतनी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। दैट्स वाई ये बोला जाता है कि पानी को सही से यूज करो यार, मतलब वेस्ट मत करो, उस तरीके से मत करो, यहाँ पर पानी को उस तरीके से वेस्ट मत करो, क्योंकि पानी की कीमत यहाँ वाले लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है। पर्वत वालों की तो कोई बात ही नहीं हो, तो मतलब सब सही है उनका, ठीक है। अभी बात करते हैं भारत परिचय, एंड अब ये 4-5 स्लाइड बची हुई हैं, 4 स्लाइड बची हुई है भारत परिचय। मैं एक स्लाइड पे कम से कम 10 मिनट लगा रहा हूँ, बिकॉज आपको समझ में आ जाए, जरूरी ये चीज़ है भारत परिचय। भारत एक नॉर्मल सी चीज़ है, जो मैंने अभी सबसे पहले आपको बताया था, ये देखो ये दिए गए हैं, मैंने तो उस कमेंट में करने को बोला था, अब ये सब आपने दे ही दिया गया, तो अब ये तो पढ़ाना पड़ जाएगा फिर से, खैर कमेंट आप कर दिए होंगे तब तक, ठीक है। ये दिया गया 8 और 4 मिनट नॉर्थ, एन दिया गया। अब देखो यहाँ पे उत्तरी दक्षिणी नहीं लिखा है, तो इसे डरना मत कि बहुत 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 हिंदी नहीं लिखी जा रही है, हिंदी में डरो, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। और 37 मिनट नॉर्थ, मतलब भारत की जब हम लोकेशन की बात करते हैं, मैंने कहा था ना अक्षांश से, देखो अक्षांश से कैसे देखते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये है 8 अंश 4 मिनट का। अब पूछोगे मिनट कहाँ से आ गया, ये वो वाला मिनट नहीं है जो घड़ी में होता है, ये वो वाला मिनट है जो अंश से कम होता है। यहाँ पर जब 10 की वैल्यू होगी तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये है इसे बोलते हैं 37 अंश 6 मिनट, ये है 37 अंश 6 मिनट। अब पूछो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पर से जो अक्षांश जा रही है उस अक्षांश का जो नंबर है वो है 37 अंश 6 मिनट, यहाँ पर से जो अक्षांश जा रही है उस अक्षांश का नंबर है 8 अंश 4 मिनट। जब हम लोग जीएस पढ़ेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, मतलब और हायर एग्जाम्स के लिए, तो मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पर देखो कर्क रेखा जा रही है, मतलब यहाँ पर भी एनसीईआरटी के तरीके से हम लोग एनसीईआरटी में बिल्कुल घुसे हुए हैं, ठीक है। ये है कर्क रेखा, बट वहाँ पे होता है ना कि अब हम उतना डेप्थ में नहीं जा सकते जितना ज़रूरत नहीं है। मतलब अब मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाने लग जाऊँ जिसका आपको कोई यूज़ नहीं है ना। अब यहाँ पे ये है कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत को लगभग बीचों बीच से काटती है, 23.5 डिग्री पे है, ठीक है, सब लोग जानते हो। कर्क रेखा में सनलाइट बिल्कुल आ जाती है तेज। डेट बताना कि कब सनलाइट कर्क रेखा पे पूरे तरीके से जो है आती है, कौन सी डेट है आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मामला हो गया। अब यहाँ पे यही ये देखो ये एरिया देख रहे हो, मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, चलो नदियाँ वगैरह बात में करें, ठीक है। अब इसकी डिस्कस और कर लेते हैं। ये है, अब देखो मैंने यही चीज़ बता रहा, देखो तो इसमें लिखा है नॉर्थ और नॉर्थ, हाँ नॉर्थ में है ना, नॉर्थ एंड 37 मिनट नॉर्थ, हाँ नॉर्थ, क्योंकि 0 डिग्री इसके नीचे है, ठीक है। तो ये भी नॉर्थ में जाएगा, 0 के तो ऊपर है ना, तो 0 के ऊपर है, देखो अर्थ ऐसे बढ़ती है, ये अर्थ है, ये इसका 0 डिग्री हो गया, ठीक। 0 डिग्री के ऊपर जो होगा वो नॉर्थ आएगा, 0 डिग्री के नीचे होगा वो साउथ आएगा। तो भारत यहाँ पर है इतने में, ठीक। तो ये रहा 68 अंश 7 मिनट, ये हमारा इधर से आ गया, और 97 अंश 25 मिनट ये इधर आ गया, ठीक। ये 68 अंश 7 मिनट और ये 97 अंश क्या हो रहा है, 97 अंश 25 मिनट, ठीक। आगे बात समझ में, ये और ये लिखा तो है यहाँ पर की हैंडराइटिंग से क्या फर्क पड़ता है। ये ईस्ट में है, ईस्ट मतलब क्या हुआ, ईस्ट मतलब ये हुआ कि ग्रीनविच यहाँ पे थी और ग्रीनविच के इधर है,
बात आगे समझ में, यही तो मैं समझा रहा था उतनी देर से उस वाले टॉपिक में। अब आता है क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कॉमन सी बात है, सबको याद रहता है। प्रायद्वीपीय, तीन तरफ पानी से घिरा हुआ भूभाग। एक चारों तरफ पानी से घिरे हुए भूभाग को बोलते हैं आइलैंड। तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ, एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर है। यही जब मैंने अभी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये जो तीन तरफ से पार्ट घिरा होता है इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। ठीक, इसको हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं पेनिनसुला। ठीक, उत्तर में हिमालय, ये रहा हिमालय। हिमालय को थोड़ा ब्लू कलर से दिखा दिया जाए, मैं सोच रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे ब्लू हाईलाइट, ये रहा हिमालय। ठीक, ये रहा हिमालय। ठीक, ये पूरा हिमालय वाला एरिया, और हिमालय दक्षिण में हिंद महासागर, ये रहा हिंद महासागर। ठीक है, क्लियर? इनको याद रखना है। मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, ये आपको रट के रखना है। 8 और 4 मिनट, 7 और 6 मिनट। और इनको याद करने का भी तरीका है, मैप बनाओगे बार बार, जो जो मैंने यहाँ पे बना रखा है यही यही आप बार बार बनाओगे, आपको याद होगा। थ्योरी से नहीं याद होगा, ये बात मैं और बता देता हूँ। ठीक है, ठीक, नोट्स तो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। नोट्स को सामने रखो और ये बनाते चले जाओ, बनाते चले जाओ, बार बार पढ़ो इस चीज़ को। ठीक है, हिमालय की बात कर लेते हैं। भारत का भौतिक विभाजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिक विभाजन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये क्लास 9th और यूपीएससी में तक पढ़ाया जाता है। ठीक, लेकिन अभी मैं केवीएस की बात कर रहा हूँ, मैं बहुत उधर नहीं जाऊँगा। ठीक है, भारत का भौतिक विभाजन, तो जो भौतिक विभाजन है हिमालय। ठीक, सबसे पहले जो हमारा पार्ट आता है वो होता है हिमालय। ठीक, सबसे ऊपर नॉर्थ में इतना एरिया हमारा हिमालय से बटा हुआ है। ठीक, और हिमाचल के भी, हिमालय के भी 3 पार्ट होते हैं। हिमाद्री, उसके बीच में आता है महान हिमालय जिसको हम लोग हिमाचल बोलते हैं, और फिर आता है शिवालिक। शिवालिक बिल्कुल नवीन है, नवीन मतलब बिल्कुल नई है, अभी अभी बनी हुई है। अभी अभी बनी हुई का मतलब करोड़ों साल पहले। ठीक, नई, नवीन। ठीक, और ये हमारी हिमाद्री सबसे ऊपर, ये हिमाचल। हिमाद्री सबसे पुरानी, उसके बाद हिमाचल बनी और उसके बाद शिवालिक बनी। ठीक, कलर दे देता हूं दूसरा। ठीक, तो ये हिमालय के पार्ट हो गए। उत्तरी मैदान, जब हिमालय से नदियां गिरती हैं आकर के कहाँ, मैदान। यही चीज़ मैं अभी आपको बता रहा था ना, मैदान में गिरती आके, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, और इधर साइड से सिंधु है, सिंधु पाकिस्तान की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा नामी जो उपजाऊ भूमि है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है, तो ये उत्तरी मैदान हो जाता है। इसमें हमारा यूपी बिहार वाला रीजन पूरा इसी में आता है, पंजाब वाला रीजन पूरा इसी में आता है। ठीक है, तो ये सारे रीजन इसी में आते हैं। फिर इसी के पड़ोस में है मरुस्थल। मरुस्थल वो एरिया है जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाया। ठीक, या बरसात के द्वारा भी पानी वहाँ नहीं पहुँचा और नदियों के द्वारा भी पानी वहाँ नहीं पहुँचा, तो वहाँ पे बन गया मरुस्थल। जैसे कि हमारा थार का मरुस्थल बोला जाता है, थार का मरुस्थल है हमारा राजस्थान में। और एक बात और मैं आपकी उसके लिए बता दूं, पूरे राजस्थान में थार का मरुस्थल नहीं है, सिर्फ पश्चिमी राजस्थान वाला जो एरिया है वहाँ पर है। ठीक है, पश्चिमी को मैं वेस्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। और प्रायद्वीपीय पठार मरुस्थल के जस्ट नीचे है प्रायद्वीपीय पठार। मैप से भी मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, मरुस्थल के जस्ट नीचे है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो हमने बताया था, जहाँ पे आपकी ये रेंज है, विंध्य, सतपुड़ा, यहाँ पे नदियाँ हैं आपकी नर्मदा, तापी, ये कुछ इस तरीके से होती है। जैसे ये हमारा मैप है, समझ लो एक ही बात है। ठीक है, ये मैप है हमारा। पहले एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारी नर्मदा तापी नदियाँ हैं, देख लेते पहले इनको। ये हमारी नर्मदा है, ये हमारी तापी है। ठीक, यहीं पे है विंध्य, सतपुड़ा। ठीक, मैप और डिस्कस में बाद में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो ये इतना एरिया है, ये है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार कह सकते हो, ये तो सॉरी दक्कन का एरिया है, ये पूरा इतना प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक, ये भी मैंने पिछली साइड में आपको डिस्कस किया था कि प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है। ये देखो इतना एरिया पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। ये जलोढ़ मैदान है, उपजाऊ मैदान है। ठीक, इसमें ये पंजाब को भी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, इतना जलोढ़ मैदान है। इसके ऊपर ये था हिमालय वाला रीजन। ये 3 आप समझ गए ना, ये हिमालय वाला रीजन है। मैं इसीलिए फिजिकल डिवाइडेशन कर रहा हूँ ताकि चीज़ें दिखाई दे। ठीक है, याद है। अब ये इतना एरिया है मरुस्थल, थार का मरुस्थल। ठीक है, मैं नंबर वाइज कर देता हूँ। ये 1 नंबर पे था, ये 2 नंबर पे था, ये 3 नंबर पे था, सॉरी ये 3 नंबर पे था, ये 4 नंबर पे था। बचा हुआ 5वां भाग कौन सा है? तटीय मैदान। तटीय मैदान होगा पक्का। तो मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय, अच्छा हाँ, वो पठार से ही तटीय मैदान बन जाते हैं। जब आप आगे की इनसाइड्स पढ़ो तो आपको बताऊंगा मैं तटीय मैदान क्या होता है। ठीक है, तटीय मैदान साइड में जो ये है, ये वाला जो मैदान है, ये हमारा पूर्वी तटीय मैदान बोला जाता है। सर ये पश्चिमी हो जाता है, और ये वाला पूर्वी तटीय मैदान हो जाता है। ठीक, अब आते हैं द्वीप समूह। द्वीप समूह हमारे नीचे साइड है। यहाँ पे एक लक्षद्वीप है जो इधर साइड पड़ता है, अंडमान निकोबार में लक्षद्वीप। यहाँ पर जो पड़ता है इसे बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार। सॉरी ये लक्षद्वीप हो गया और ये अंडमान निकोबार हो गया। ये अरब सागर में पड़ता है और ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। ठीक, ओके, ये हमारा फिजिकल डिविडेशन हो गया पूरा। ये हमारे यहाँ पे ये है, देखो ये है हमारा क्या, ये है लक्षद्वीप इधर हो गया ना, ये वो अरे क्या होता है नाम, अंडमान निकोबार। ठीक, अंडमान निकोबार। चलो, अब जो हमारा ये चैप्टर थे, यहाँ तक हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म ही हो जाता है, क्योंकि स्थल रूप देखो पृथ्वी का परिमंडल खत्म हो गए,
और परिमंडल में ही स्थल रूप था जिसमें हम लोग पर्वत, पठार और जो है पठार और ये मैदान था, सॉरी ये मैदान था, तो मैदान को हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, हमारा भारत में। बस इसके बाद ये चैप्टर, सॉरी ये पूरी PDF खत्म हो जाएगी और कंप्लीट हो जाएंगे नोट्स, और इसका जो PDF हो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब जो चैप्टर है आपका वो है मौसम। यही चीज़ मैं आपको सबसे पहले बता रहा था। देखो मौसम क्या होता है, मौसम वो चीज़ होती है जो डेली बदलती रहती है। हम लोग के घर वाले हमेशा कहते हैं कि आज मौसम ख़राब है या आज मौसम अच्छा है, ठीक है, बट हमारे घर वाले ये नहीं कहते कि हमारे जलवायु अच्छी है या आज जलवायु ख़राब है। नहीं, मैं इसका एक डेट फिक्स भी तुम्हें बता देता हूँ। अगर मौसम एक जगह पे 30 साल तक एक जैसा बना रहता है, 30 साल, 30 ईयर की बात हो रही है, ठीक है, 30 ईयर की बात हो रही है, और जो 30 साल तक बना रहता है, तो ये जो 30 साल वाली बात है ना, ये जलवायु में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे एक जगह पे 30 साल तक लगातार गर्मी बनी रहे तो वहाँ की क्लाइमेट ही गर्म हो जाएगी। समझ में आया? जैसे मरुस्थल था, मरुस्थल हमेशा से मरुस्थल थोड़ी ना था, कभी वहाँ पे हरे भरे घन होते, वो वन होते थे, बट वहाँ पे एक थोड़े दिनों की गर्मी हुई, 30 साल तक वहाँ मौसम गर्म रहा। अब क्या हुआ कि वो अब गर्म ही हो गया, लाइफ टाइम के लिए वहाँ की जलवायु ही वैसी हो गई। ठीक, जलवायु से ही इफेक्ट होती है तुम्हारी मृदा, कि कहीं की जलवायु ठंडी है तो वहाँ की मृदा अलग होगी, और कहीं की जलवायु अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो वहाँ की मृदा जो है अलग हो जाएगी, उसमें दरार पड़ जाएगी, वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगी। ठीक, तो मौसम क्या होता है, छोटे दिन प्रतिदिन होने वाले बदलाव, कभी बारिश हो गई, अचानक से बारिश हो गई, काले बादल बने, अचानक से बारिश हो गई, कभी बारिश नहीं हुई, धूप बहुत तेज आ गई, तो ये मौसम होता है। हम लोग फोन में चेक करते हैं वो वेदर होता है, जलवायु नहीं चेक करते हैं। तो लंबे समय का जो औसत होता है वो हमारा जलवायु होता है, ये दिखाइए टेम्परेचर और वो सब डे टाइम वगैरह। ठीक है, भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु वो जलवायु होती है जिसमें एक फिक्स टाइम पे बारिश होती है और बाकी टाइम बारिश नहीं होती है। जैसे कुछ देश हैं जहाँ पे बारिश ही होती है, ठीक, कुछ हैं जहाँ पे होती ही नहीं है, ठीक है, और कुछ है जो मानसूनी है। मानसूनी मतलब एक फिक्स टाइम पे होगी। हम लोग क्या मानसून कब आता है, लगभग वही जून में आ जाता है, 10 जून में केरल में प्रवेश करता है, ठीक है, तो जून में लगभग आता है और वही अक्टूबर तरफ चला जाता है। ठीक, अक्टूबर तरफ चला जाता है, तो ये होती है मानसूनी फसल, मतलब मानसूनी जलवायु। ठीक, अब आप बताना मानसूनी, इस मानसून के एरिया में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, ठीक, तो ये हमारी भारतीय जलवायु मानसूनी है और कृषि इसी पर निर्भर है। ठीक है, ये बात भी आपको पता है कि लोग कहते नहीं है कि इस साल बारिश नहीं हुई इसलिए जो है हमारी जो फसल है वो खराब हो गई। क्यों खराब होती है, क्योंकि मानसून है, अगर अच्छी कंडीशन रही तो बारिश होगी, अगर अच्छी कंडीशन नहीं रही तो बारिश नहीं होगी, तो ये मानसून पर निर्भर करता है। ठीक है, फिर आती है प्रमुख ऋतुएं। तो ये आपको पता है ऋतुएं, जिसमें आपकी सर्दी, गर्मी, दक्षिण पश्चिमी मानसून में जिसमें हम लोग वर्षा आती है, और लौटता मानसून जिसको शरद बोलते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि लौटते हुए मानसून से भारत का कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक एरिया समझ लेना, लौटता हुआ मानसून से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है। वो मानसून इधर से आता है जिसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। ठीक भाई, दक्षिण ये है और पश्चिम ये है, तो दक्षिण पश्चिम यही तो हुआ, ये एरिया, यहाँ से मानसून आता है, यहाँ पे बरसता है, ठीक, और यहाँ से ऐसे वापस जाता है। तो जब ये ऐसे वापस जाएगा तो यहाँ पे कौन सा जो है तट है, पश्चिमी, सॉरी पूर्वी तट है ना, ये पूर्वी तट पे भी जिला पूछ लेते, सॉरी स्टेट पूछ लेते, तो वो होता है चेन्नई, जिले का नाम है चेन्नई। ठीक, लिख हिंदी में रहा हूँ लेकिन समझ जाना, मैंने बोल दिया हिंदी में। ठीक है, चेन्नई, तो चेन्नई जो है लौटते हुए मानसून से प्रभावित होती है। ठीक, और क्वेश्चन ये बनता है कि जब मानसून आता है तो जब कर्नाटक में पहली वर्षा होती है तो उसका क्या नाम होता है, तो उसका नाम होता है मैंगो शॉवर, क्योंकि उससे आम पकते हैं हम। ठीक है, मैंगो शॉवर, क्लियर, ओके। ठीक, तो ये हमारा इतना हो गया। अब ये लास्ट जो बचा है वनों का महत्व, ऑक्सीजन देना। अब जैसे समझ लो वनों का क्या महत्व होता है, ये मतलब बेसिक चीज़ है, इन पर बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वनों का महत्व, वन हम जानते हैं, वनों का महत्व क्या होता है, हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं, पता है, O2, ऑक्सीजन का सूत्र O2। मिट्टी देते हैं, मिट्टी को बांधना, ठीक है, ऑक्सीजन देना, मिट्टी को बांधना। इमारती लकड़ी, ठीक है, जितनी भी इमारती लकड़ी, फर्नीचर वगैरह सब इसी में। वन्य जीवों का आवास, ठीक है, हम लोगों का नहीं, वन्य जीवों का आवास। ठीक, बाकी इसके अलावा भी है, ठीक है, मतलब और भी यूज़ हो जाते हैं। इमारती लकड़ी हो गई, टायर बनते हैं, ठीक है, रबड़ देना, रबड़ वगैरह इन सब से ही मिलता है। और वन्य जीव कौन कौन से, देख लो, राष्ट्रीय पशु तुम्हारा बाघ है और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, ये सबको पता ही है लगभग। संरक्षण की बात कर लेते हैं, गिरवन कौन से बने, देखो गिर की पहले तो पोजीशन समझ लो। अब जैसे ऐसा होता है ना कि अब जैसे गिरवन आपने पढ़ा, तो अब ये पहले दिमाग में आना चाहिए कि गिरवन होता कहाँ है का मतलब, तो ये है गुजरात में, हमारा भारत, ये है हमारा भारत का मैप, ये भारत का जो गुजरात वाला पार्ट है, यहाँ पर है गिरवन। ठीक, गिरवन लॉयन के लिए फेमस है, ध्यान रखना है, लॉयन के लिए फेमस है। ठीक है, और काजीरंगा कहाँ है, काजीरंगा यहाँ पर जो असम है, यहाँ पर काजीरंगा है। ठीक, इन्हें बचाने के लिए नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व की आवश्यकता है। ठीक है, इन्हें बचाने के लिए नेशनल पार्क घोषित किए जाते हैं ताकि इन्हें, क्योंकि ये लुप्त होने वाले हैं ना, दुर्लभ प्रजातियां हैं इसलिए। ठीक है, यहाँ तक ये लगभग खत्म हो जाता है। ठीक है, ओवरऑल मैं एक बार बता देता हूँ कि हमने सबसे पहले पढ़ा था, जो भी पढ़ा था वो हमने पढ़ लिया था। सौरमंडल हमने सबसे पहले देख लिया है, क्वेश्चन वगैरह देख लिए, ग्लोब और स्त्रियाँ देख लिया है, मानचित्र देख लिया है। उसके बाद हम लोगों ने पृथ्वी के
प्रमुख परिमंडल देखी है, जिसमें हमने वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल देखा है। इसमें हमने स्थल रूपों को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। और हमारा भारत, जिसमें हमारा तो बेसिक इंट्रोडक्शन था, लेकिन याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, फैक्चुअल डाटा है। तो स्टार की बात करूँ तो ये टॉपिक स्टार वाले हैं, इनको आपको सच में बहुत टाइम दे करके पढ़ना चाहिए, ठीक है भैया। जैसे 3 स्टार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ओवरऑल आपकी पूरी PDF खत्म हो चुकी है, और PDF जो है नोट्स हैं आपके, वो आपके टेलीग्राम पे अवेलेबल है। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे और जो वीडियोज़ हैं, अब ये जो क्लास 6 का था, और क्लास 6 का हो गया है, डन हो गया है। क्लास 7 का कल आएगा, और 8 का भी हो सकता है शाम तक आ भी जाए, तो 7th 8th के भी आ जाएंगे। तो ये भी ज़रूरी है, पढ़ लेना और सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, और टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे 100 नोट्स हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉलो फॉर सच अमेजिंग दिस कॉन्टेंट। बाय।